नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज का मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटेड टाइप का था, शांति से चल रहा था, कुछ ज़्यादा मूवमेंट खास दी नहीं। एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे कोई खास मूवमेंट नहीं मिली। स्टॉक स्पेसिफिक तो थोड़ा बहुत मूवमेंट था ही। अच्छी बात ये रही कि एफओएमसी मीटिंग पूरी हो गई, उसकी कमेंट्री आ गई। उसी कमेंट्री के ऊपर मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा हैवीली नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। मतलब पॉजिटिव जैसा तो कुछ था ही नहीं कमेंट्री में सच। बस जो एक्सपेक्टेड था कि रेट कट्स नहीं होंगे तो रेट कट्स नहीं हुए। थोड़ा बहुत उन्होंने कॉशियस रुख जरूर लिया था कि जो भी इन्फ्लेशन का इनकी जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन का टारगेट डिज़ायर्ड जो टारगेट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो थोड़े कॉशियस थे। हो सकता था मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता, लेकिन मार्केट ने उतना नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। मार्केट बिल्कुल शांति से अपने आप को स्टेबल करके कंसोलिडेटेड रेंज में रहा। तो मार्केट का नहीं टूटना ही आज की हाईलाइट है। मार्केट अगर टूट जाता तो शायद आज दिक्कत होती, लेकिन नहीं टूटा, स्टेबल रह गया, एक रेंज में पकड़ के रहा। निफ्टी की एक्सपायरी भी निकल गई, शांति से बना रहा। वही एक बहुत बड़ी विन मानी जाएगी आज के लिए। पूरा मार्केट समझते हैं, ओवरऑल एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ओवरऑल ऑल सेक्टर्स का, सबका कौन से स्टॉक्स चर्चा में रहे, क्या रहे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा स्पेसिफिकली, जो अभी के हिसाब से, खरीद के हिसाब से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एंड तक बने रहिए, ज़रूर आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। टेक्निकल एनालिसिस करूँगा मैं 2 स्टॉक्स का जिनमें आप पोजिशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अगेन निफ्टी का चार्ट है मेरा। मैं डेली आजकल आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में डेली चार्ट है, राइट हैंड साइड पे आपको इंट्राडे चार्ट दिख जाएगा। तो डेली चार्ट आप देखेंगे तो अभी भी अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास चल रहा है। तो अपर बॉलिंजर बैंड में जब तक अपना चार्ट चल रहा है अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कैंडल है वो भी आज ग्रीन कैंडल बनाई है। बहुत हैवीली बुलिश तो नहीं बोलेंगे। अगर आप देखेंगे, अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि थोड़ा सा जहाँ कल का क्लोज था वहीं के आसपास इन्होंने इसने ओपन किया, ऊपर जाने की कोशिश करी। एक बार के लिए 22,700 भी ब्रेक कर दिया था, तो 22,700 ब्रेक करना वाज द पॉजिटिव थिंग फॉर द डे। बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से वापस नीचे आया, थोड़ी सी टुवर्ड्स दी एंड प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और आखिर में करीब 22,650 के आसपास क्लोज दे गया। तो जो थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिख रही है कि ऊपर से वापस नीचे आया है, वो एक कमज़ोरी बता रहा है। लेकिन वो ठीक है, 22,700 जब क्रॉस किया था तो वहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी आनी थी। ऑल्सो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखना ही था इनको। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत, मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी कमजोरी है। जो हमारे लेवल्स थे वो लेवल्स अभी भी मेंटेन है। 22,400 और 22,500 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो 22,400 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। 22,500 आई थिंक विल बी अ बेटर सपोर्ट, अ मेजर सपोर्ट नाउ फॉर निफ्टी। और बाकी कैंडल स्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कैंडल स्टिक के हिसाब से कोई खास कमजोरी नहीं दिख रही। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन मार्केट को अब 23,000 के लिए तैयार तो हो जाना चाहिए। एक आध दिन का डिप अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद 23,000 के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में 23,000 की ज़रूर एक बार अटैम्प्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात की जाए तो आज बीपीसीएल काफ़ी तेज़ था। कल बीपीसीएल को आपको ध्यान होगा, कल बीपीसीएल में प्रॉफिट बुकिंग थी। कल बीपीसीएल थोड़ा सा टॉप लूजर्स की लिस्ट में था, लेकिन बीपीसीएल इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि इसकी हमने 2 दिन पहले ही बात की थी। मैंने कहा था कि इसको अपनी लिस्ट में रखिए, बहुत लिस्ट में रखिए। तो बीपीसीएल के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये क्यों बाइंग रेंज में दिख रहा है अभी। इसके अलावा पावर ग्रिड में तेज़ी थी। जो पावर के स्टॉक्स लगातार तेज़ चल रहे हैं, आरईसी, पीएफसी पावर, कल भी हमने बात की थी, पावर के स्टॉक बहुत तेज़ थे। एशियन पेंट्स में तेज़ी थी, एशियन पेंट्स में और बर्जर पेंट्स में भी तेज़ी थी स्पेसिफिकली। तो पेंट्स के स्टॉक्स में से तेज़ी थी क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल से रिलेटेड रहते हैं ये स्टॉक्स, और ऑयल की कीमतों में थोड़ी कमी आ गई है। ऑयल में ओवरऑल जो क्रूड की कीमतों में कमी आई है, तो पेंट्स के स्टॉक अच्छे चलेंगे। तो बर्जर भी चल रहा है और ये भी चला है। इसके अलावा ऑटो में बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स तेज़ थे, देन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तेज़ था। ऑटो का भी ऐसा होता है कि हर महीने की स्टार्टिंग में 1-2 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं। तो सारे जितने भी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इन सबके नंबर्स आते हैं। तो जिन भी आपको हमेशा महीने की स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि ऑटो सेक्टर या एकदम से ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, बिकॉज उनकी बिक्री के आंकड़े आते हैं कि पूरे महीने में उन्होंने एस्टिमेट्स के हिसाब से कितनी बिक्री करी, कितनी यूनिट्स मोटरसाइकिलें बेची या कितनी यूनिट्स कार बेची। तो उस बेची के हिसाब से जो भी स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं वो अच्छे आ जाते हैं, जो खराब कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है मामला। इसलिए बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स थोड़े से तेज हैं आज। इसके अलावा नेगेटिव्स की बात करें, टॉप लूजर्स की बात करें, तो कोटक महिंद्रा, एक नई न्यूज़ आई कोटक महिंद्रा में कि इनके एमडी और सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है। तो वो इनके लिए फिर नेगेटिव हो गया। कोटक महिंद्रा के लिए जो परेशानियां हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले उदय कोटक साहब ने रिज़ाइन किया था, उसके बाद आरबीआई ने उनके ऊपर बैन इंपोज कर दिया आईटी इशूज़ को लेके, आईटी के कंप्लायंस के इशूज़ को लेके। और अब कोटक महिंद्रा में इनके जो करंट एमडी और सीईओ है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। वो फेडरल बैंक की तरफ जा रहे हैं। तो आज फेडरल बैंक ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। यदि आप बैंक निफ्टी का भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो बैंक निफ्टी में फेडरल बैंक ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है आज, बिकॉज वो ऐसा लग रहा है, ये कयास है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोटक बैंक से जो एमडी और सीईओ ने रिज़ाइन किया है वो फेडरल बैंक की तरफ जाएंगे और उनके एमडी और सीईओ बनेंगे। और फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ 22 सितंबर को उनका लास्ट डे होने वाला है। तो ही विल बी रिजाइनिंग, ही विल बी लीविंग द फर्म एंड देन द न्यू एमडी विल बी ज्वाइनिंग।
तो इसलिए फेडरल बैंक तेज है और कोटक बैंक को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और विप्रो ये भी थोड़े बहुत नेगेटिविटी शो कर रहे थे। तो बैंक्स वगैरह में तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। आज बैंक बिल्कुल सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे थे, ओवरऑल निफ्टी बैंक भी कम सपोर्ट कर रहा था, बाकी सेक्टर्स तेज थे। तो निफ्टी को आज बाकी सेक्टर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन बैंक ने आज थोड़ा सा गिराने का काम किया। गिराने का नहीं बोलेंगे तो सपोर्ट देने का काम बिल्कुल नहीं किया। अभी हम देखेंगे, अभी मैं को एनालाइज करता हूँ, बताता हूँ। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है लगातार 2 दिन से कैंडल्स थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है। जब से 49,000 ब्रेक किया है, 50,000 अटैम्प्ट किया, वहाँ से बहुत नीचे आया और उसके बाद आज भी गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आने की कोशिश करी, तो गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, बट देन नीचे तक जाता रहा, मतलब पूरे दिन डिक्लाइन के मोड में रहा। इवन दो कंसोलिडेट हुआ है तो बहुत बड़ी डिक्लाइन नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन फिर भी आज दम लगाने के मूड में नहीं था। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था, जो फेडरल बैंक के अलावा कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो दम लगा रहा हो, जो ऐसा लग रहा हो कि ठीक है बैंक निफ्टी थोड़ा तेज़ी दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में इवन दो अभी 49,230 के आसपास है, मुझे एक बार के लिए लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद 48,500 के आसपास का एक लेवल ट्राई करेगा, टेस्ट करेगा। मुझे लग रहा है इस लेवल के आसपास एक बार टेस्टिंग करेगा। एक बार 48,500 आएगा, उसके बाद वापस उठना शुरू करेगा, बट एक बार के लिए डिक्लाइन का मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो स्पेसिफिक बैंक्स के ऊपर आप नज़र रखिए, लेकिन इंडेक्स वाइज मुझे लगता है कि एक डिक्लाइन बनती है। ये जो 2 कैंडल्स आई हैं ये थोड़ी कंसर्निंग है, यहाँ से मुझे गिरावट के आसार ज़्यादा लग रहे हैं, चढ़ाई के आसार थोड़े से कम लग रहे हैं, तो इस पर नज़र रखिए आप। टॉप गेनर्स की बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो फेडरल बैंक, जैसे मैंने कहा फेडरल बैंक टॉप गेनर है ही। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं ये एक बार 6.5% चला है, आज 1.5% चला है। बीच में कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी, बहुत मामूली, लेकिन उसके अलावा चल ही रहा है। बंधन बैंक, एचडीएफसी एंड एसबीआई थोड़ी मामूली बढ़त दिखा रहे थे। बाकी मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स जो थे वो थोड़े से नेगेटिव साइड में थे। कोटक, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बीओबी कल बहुत अच्छा चल रहा था, आज बीओबी ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, इंडसइंड, आईडीएफसी। तो बैंक निफ्टी से बहुत खास सपोर्ट नहीं था आज, बट ओवरऑल मार्केट में तेज़ी अच्छी थी। आगे चलते हैं, ओवरऑल मार्केट की ही बात करते हैं। तो एफएनओ गेनर्स की बात करेंगे। एफएनओ के अंदर आरईसी, जैसे मैंने कहा कि पावर स्टॉक्स में बहुत तेज़ी थी, आरईसी और पीएफसी 2 दिन से लगातार ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। आरईसी, पीएफसी, इनको कोई बड़े ऑर्डर्स आए हैं, प्लस पावर ग्रिड आप देखेंगे, पावर ग्रिड हमने ऑलरेडी देखा, पावर ग्रिड भी बहुत तेज़ है। एनटीपीसी तेज़ था, टाटा पावर तेज़ था, अडानी पावर भी बहुत तेज़ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ भी नहीं था, मतलब बहुत स्टेबल चल रहा था। तो पावर की सारी कंपनियां स्टेबल टू बुलिश मोड में थी। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट, इंडिया मार्ट, हिंद पेट्रो, ट्रेंट, अशोक लेलैंड के भी नंबर्स अच्छे आए हैं। आप देखेंगे जो अपने ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े आए हैं वो अशोक लेलैंड के अच्छे हैं। प्लस अशोक लेलैंड को एक नया ऑर्डर भी मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इस चक्कर में भी अशोक लेलैंड आज काफ़ी तेज़ दिखा था। ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ट्रेंड भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। थोड़ी सी मुझे ओवर वैल्यूड लगती है, तो इसमें एंट्री बनाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, आप इमीडिएटली एंटर मत कीजिए। लेकिन ट्रेंड कंपनी बहुत अच्छी है, देखा जाए तो फंडामेंटली और द वे दे आर प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स इन लास्ट 2 क्वार्टर्स, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ट्रेंड ने, तो आप लोग ट्रेंड को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टॉप लूजर्स की बात करेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा रियल्टी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट थी ही आज ओवरऑल। कोटक महिंद्रा हमने ऑलरेडी बात की, रामको, एस्ट्रल, डालमिया भारत, कोफोर्ज, तो कुछ एफएनओ स्टॉक्स थे जिनमें थोड़ी बहुत गिरावट थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट था, ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ना या कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ना कि ये इंडेक्स बिल्कुल नहीं चला, ऐसा नहीं था। केवल निफ्टी बैंक ही था जो थोड़ा बहुत नहीं चला, बाकी ज़्यादातर सेक्टर्स में कुछ कंपनीज ग्रीन में थी, कुछ कंपनीज रेड में थी, और ओवरऑल कुछ स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे थे, कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा गिरावट का काम कर रहे थे। ओवरऑल आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वो भी आपको 1:1 दिखेगा, ऑलमोस्ट 1:1। तो मतलब वही ओवरऑल पूरा मार्केट, अगर मार्केट ब्रेथ देखी जाए तो पूरा मार्केट शांति से चल रहा था, बिल्कुल कंसोलिडेटेड मोड में था। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत भयंकर या बहुत गजब की तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा हो आज। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे मेटल सेक्टर अच्छा चल रहा था, करीब 1.25% की तेज़ी थी। निफ्टी ऑटो में थोड़ी सी तेज़ी थी, 1.25% के आसपास की। अगेन निफ्टी एनर्जी, ऑयल एंड गैस, तो कोल इंडिया अच्छा चला था आज, बीपीसीएल बढ़िया चल रहा था, तो ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इन सेक्टर की कंपनी चल रही थी, तो इन पर भी आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज अच्छा चल रहा था, जाइडस लाइफ बहुत अच्छा भाग रहा था आज। तो स्पेसिफिक कंपनीज थी जो अच्छी थी, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज थी जो नहीं अच्छी चल रही थी, लेकिन आप सेक्टर्स के से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में आप नज़र रख सकते थे। अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो निफ्टी मीडिया में खैर कोई खास कंपनियां नहीं है, बट निफ्टी बैंक जैसे नीचे चल रहा था, निफ्टी पीएसयू बैंक, तो बैंक्स ने आज पूरी तरह से मार्केट में दबाव डालने का काम किया। अगर बैंक्स तेज चल रहे होते तो हो सकता है निफ्टी आज भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता। जो कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें निफ्टी में, कंसोलिडेशन की बजाय हो सकता था वो कल के हाई को पार कर जाता और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा देता। बट नेवरदलेस हो सकता है कल, आज क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो हो सकता है कल थोड़ी तेज़ी दिखा दे।
तो बट बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि डिप आएगा थोड़ा सा। बाकी अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए तो बहुत मामूली बढ़त के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी बंद हुए हैं, तो नेगेटिविटी नहीं थी सच, ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिविटी नहीं थी। आगे चलते हैं, कल के आउटलुक की बात करते हैं। तो कल के लिए निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कल के हिसाब से। तो अभी निफ्टी 22,650 के आसपास है। अभी ये डेटा एक्चुअली बन रहा है क्योंकि आज कल फर्स्ट डे होगा, आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो इसमें अभी आपको आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स अराउंड 100,000, मतलब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि बाय द टाइम एक्सपायरी आ जाती है तब तक 3 लाख का 4 लाख तक का ओपन इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन अभी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो 22,500 का लेवल जो हमने पहले बोला, मैंने पहले ही बात की, 22,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा 22,600 का लेवल पे भी काफ़ी सारे पुट राइटर्स बैठे हैं। मुझे लगता है 22,600 भी नहीं, पर 22,500 आपके लिए मेन लेवल होना चाहिए। तो आप 22,500 को पकड़ के रखिए। 22,600 बहुत पास है, 22,650 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो 22,600 को आप सपोर्ट मानना तो बेवकूफ़ी सी है। वो तो डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से ओपन करते हैं। अगर वो नीचे होगा तो सीधे 22,600 के तो नीचे कई बार निफ्टी ओपन ही हो जाता है, एज अ गैप डाउन दे देगा 20-50 पॉइंट। तो 22,600 को ना इंपॉर्टेंट माने, 22,500 विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। अगर कॉल साइड की बात करें, मतलब कॉल राइटिंग की बात करें, थोड़ा रेजिस्टेंस की बात करें, तो 23,000 का रेजिस्टेंस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 23,000 का रेजिस्टेंस अभी भी इंपॉर्टेंट है। 22,500 से 23,000 ये 500 पॉइंट्स की रेंज है जिसको आपको पकड़ के रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी नैरो रेंज चाहिए, तो हमारे को 22,800 इज़ गोइंग टू बी द लेवल। 22,775 वॉज द ऑल टाइम हाई। उसके बाद कल एक अटैम्प्ट किया था 22,775 को ब्रेक किया था, लेकिन 22,800 नहीं जा पाया था। तो अगेन 775 से 800 के बीच का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट इट ब्रेक्स 800 तो वो 23,000 को अटैम्प्ट करेगा, लेकिन अभी के अगले 1-2 दिन में नहीं लगता कि वो 800 तोड़ पाएगा, अनलेस ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। तो आपके लिए लेवल होना चाहिए 22,500 से 22,800 का, ये 300 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए जो आप पकड़ के रखिए और इसी रेंज के अंदर ट्रेड लेते रहिए। द मोमेंट मार्केट कम्स टू 22,500 यू कैन टेक बाइंग ट्रेड्स इन द रेलेवेंट स्टॉक्स या इंडेक्स में, और द मोमेंट इट गोज टू 22,800 यू शुड बी टेकिंग द शॉर्ट पोजीशंस, यू शुड बी डूइंग परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो आपका वो स्टैंस रहना चाहिए, वही आपका टेक्निक रहनी चाहिए अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं BPCL के चार्ट की बात कर रहा था, ये BPCL का चार्ट आ गया स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं BPCL के चार्ट की। एक्चुअली I wanted to show you the FIA DIS data as well. I think I missed that in this video. मतलब स्क्रीन पे लाना मिस हो गया, बट मैं आपको बताता हूँ कि FIAs की आज भी बिकवाली रही है करीब 1,000 करोड़ के आसपास की। बहुत मेजर बिकवाली नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली आज भी की है इन्होंने। तो मतलब नई सीरीज़ जो इन्होंने मे की सीरीज़ शुरू की है, वहाँ भी इन्होंने बिकवाली के साथ ही शुरुआत की है। और प्रॉब्लम यह है कि DIIs ने भी थोड़ा सा खरीदा है, लेकिन DIIs का जो इंटेंसिटी ऑफ बाइंग थी वो भी थोड़ी कम हो गई है। दे यूज टू बाय 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ का आइटम नेट खरीदारी। अब की बार इन्होंने करीब 1,600 करोड़ की आइटम 1,600 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो मतलब DIIs का भी थोड़ा वॉल्यूम कम हुआ है। तो अभी भी FIIs की तरफ से मुझे अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो मैं आपको लगातार कई दिनों से बोल रहा हूँ कि FIIs मुझे थोड़ा कंसर्न दे रहे हैं, थोड़ा मुझे परेशान कर रहे हैं कि FIIs क्यों मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं। बट वो अभी भी एज इट इज़ बना हुआ है। बट नेवरदलेस वी आर स्टिल इन्वेस्टेड इन मार्केट, तो इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके इन्वेस्ट करते रहे हैं मार्केट में। अब BPCL की चार्ट की बात करते हैं, डायरेक्टली BPCL पे चलते हैं। तो इसकी हमने 2 दिन पहले ही बात की थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जैसे डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, एंड देन इस पॉइंट पे आके इसने इस लेवल को, इस लोअर लेवल को नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात क्लियर हो जाती है कि BPCL शायद यहाँ से बुलिश मोड में आ जाएगा। फिर हमने ये बात की थी कि इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हाई को तोड़ेगा उसके बाद ही हम मानेंगे कि एक्चुअल में बुलिश है। तो ये हमने परसों बात की थी। उसके बाद कल एक रेड कैंडल दी मार्केट ने, कल प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, लेकिन आज BPCL ने पूरा दम दिखाया। आज BPCL निफ्टी का टॉप गेनर रहा, 4-4.5% की तेज़ी दिखाई, और ये जो लेवल था 625 का लेवल था, उसे तोड़ के 634 के आसपास क्लोजिंग दी है। यहाँ से ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन आ गई है। इसी को कन्फर्मेशन मानिए आप। जिन लोगों ने आज पोजीशंस बना ली होगी बहुत अच्छा, जिन्होंने आज नहीं बनाए उनके लिए, उनके पास कल का ही मौका रहेगा। अगर कल भी आप पोजीशन नहीं बना पाते हैं या कल थोड़ी नेगेटिविटी दिखती है, तो एक रिबाउंड का वेट और कीजिए। एक रिबाउंड वापस आएगा तो वो 625 के आसपास ही रिबाउंड होएगा। 625 से जब वापस रिवर्सल आएगा तो तब एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। बट मेरे ख्याल से ये बेस्ट मौका है अभी एंट्री बनाने का। या तो इस लेवल पर बना लीजिए, या फिर एक बार नीचे आए जब इस लेवल पर बनाना। तो अब मेरे ख्याल से BPCL में अब ट्रेंड रिज्यूम हो जाना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 650 के आसपास, बट 650 बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। 680 तो डेफिनेटली जाने की मुझे लगता है, 680 तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसके बाद वो 700 क्रॉस करेगा
मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगले 4 हफ्ते में ये BPCL क्रॉस कर जाना चाहिए। तो BPCL को डेफिनेटली अपनी नज़र में रखिए, इसके चार्ट को फॉलो करते रहिए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपनी सूझबूझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय के साथ ही इस स्टॉक में एंटर करें। मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती है। मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को चार्ट समझाने के हिसाब से या टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उस चीज़ को समझाने के हिसाब से मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अनदर स्टॉक दैट आई वांट यू टू टेक अ लुक एट। दिस इज़ डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक। आज क्या है, आज फार्मा जो सेक्टर है वो भी अच्छा चल रहा था एंड डॉक्टर रेड्डीज़ ने काफ़ी अच्छी अप मूव दिखाई है आज। तो मैं आपको इस चार्ट को भी एनालाइज करके दिखाना चाहता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब मार्च के स्टार्टिंग में ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया था। डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो गया था यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक लो बनाया एंड देन एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाई। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस वाले हाई को ब्रेक किया एंड देन इस वाले हाई को ब्रेक करने का अटैम्प्ट किया। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रीजन है, इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करके ऊपर गया एंड देन इस जगह पे सपोर्ट लेके वापस आया है। जो मैं आपको रिवर्सल की बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक बार नीचे जाके वापस आएगा, रिवर्सल होगा। सेम रिवर्सल यू आर गेटिंग इन हेयर। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आया है और इस रिवर्सल के बाद अब जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। ये इस ग्रीन कैंडल ने कल की रेड कैंडल को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया है। कम्प्लीटली एनगल्फ नहीं किया है बट काफ़ी हद तक एनगल्फ कर लिया है। तो ये ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग वाली पोजीशन में है। कल एक कंफर्मेशन आने के बाद डॉक्टर रेड्डीज़ में भी आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय जरूर लें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि इस डॉक्टर रेड्डी में आप देखेंगे तो रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा नहीं है। रिस्क जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जिसका मेजर सपोर्ट है वो इस लेवल पे आता है, जबकि रिवार्ड्स के हिसाब से ये करीब 6,500 के आसपास का आपको टारगेट रखना चाहिए। इसके बियॉन्ड भी जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर इसके बियॉन्ड भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अभी के लिए रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो शायद जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही इसके अंदर एंटर करें, बाकी अपनी सूझबूझ से एंटर करें, अपनी रिस्क एपेटाइट से एंटर करें। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। तो आज के लिए मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली इतना ही है डेफिनेटली। इसके अलावा कल मार्केट में और आगे चर्चा करेंगे। कल देखते हैं मार्केट किस तरह का रहता है। आज तो एक्सपायरी थी, आज मार्केट थोड़ा ठंडा ही था, तो कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बाय की सेल की। थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर प्रॉफिट बुक किया हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत तेज़ था तो कहीं पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बुक करते रहिए। और प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटक बैंक का आप हालत देख लीजिए। कोटक बैंक की हालत ऐसी है, जिस व्यक्ति ने 2020 में थोड़ा बहुत अपना पैसा लगाया होगा कोटक बैंक में, वो 4 साल बाद वापस से 2020 वाले लेवल पे आ गया है। क्योंकि खराब न्यूज़ आ सकती है। बैंक मतलब पर्टिकुलर स्टॉक कितना ही अच्छा हो, बैंक कितना ही स्टेबल हो, बैंक कितना ही अच्छा हो, अगर खराब न्यूज़ आएगी तो रिएक्ट करेगा स्टॉक। और वो वापस उस लेवल पे आ गया कि आपने बेसिकली इफेक्टिवली ऐसा हो गया कि 4 साल में आपने कुछ नहीं कमाया। इसकी बजाय अगर वो इस 4 साल में कोई भी जो इन्वेस्टर है वो 3 बार प्रॉफिट बुक करता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा बनाता है विद इन कोटक बैंक इटसेल्फ। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बुल मार्केट्स के टाइम पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक जरूर करते रहना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी पॉइंट पे आप अटक जाएंगे, किसी पॉइंट पर अटकने के बाद वो कभी आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा स्टॉक। तो अब आप एवरेजिंग करने बैठेंगे तो भी एवरेजिंग करने का मतलब है कि आपने और एडिशनल पैसा डाल दिया, फिर आप 2 साल वेट करो या साल भर वेट करो, पता नहीं कब रिवाइव होगा, कब वापस स्टार्ट होगा कोटक बैंक का बुल रन। तो जब होगा तब देखी जाएगी। बट अभी के लिए तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है इन्वेस्टर्स के लिए कि इतनी अच्छी कंपनी में भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आज के लिए यही है, आज के लिए यही सीखे हैं। बाकी कल फिर वापस मिलेंगे, कल बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं डेली ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे और मार्केट की चर्चा करेंगे कल फिर से। नमस्कार।